नमस्कार दोस्तों, टैक्स ऑफ थिंग्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपना जो बजट के अंदर जीएसटी के जो प्रोविजंस आए हुए हैं, जो जीएसटी रिलेटेड अमेंडमेंट्स हैं बजट के अंदर, बजट 2022 के अंदर। आज हम उनके बारे में जिक्र करेंगे, आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जो आपको यहाँ पर ये नोट्स वगैरह कुछ लिखे नज़र आ रहे हैं, ये इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका था इसके ऊपर, और वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो गई थी, 1-आध घंटे की हो गई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो है और आप लोग अपना इंटरेस्ट खो दें उसके अंदर। तो उसको मैं अब ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये समराइज़ करके बनाया है। जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस होंगे उन्हीं की बात करेंगे। तो आज हम मेन पॉइंट्स की बात करते हैं, ज़रा समय ना ख़राब करते हुए। सबसे पहला जो अमेंडमेंट हुआ है वो हुआ है सेक्शन 16 के अंदर। सेक्शन 16 आप जानते हैं कि आईटीसी की अवेलेबिलिटी का सेक्शन होता है कि आपको कौन सी कंडीशंस हैं जिस पर आपको आईटीसी अवेलेबल होगी। यहाँ पर क्लॉज बी के बाद एक क्लॉज नया डाला गया है, क्लॉज बी ए। तो क्लॉज बी ए एक नई कंडीशन इम्पोज करता है कि जो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो डिटेल कम्युनिकेट करी जाएगी सेक्शन 38 के अंदर, ये भी एक नया सेक्शन ये लोग लाए हैं। नया नहीं है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। वो रिस्ट्रिक्टेड ना हो तब आपको आईटीसी मिल जाएगी। तो सेक्शन 38 के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं उसकी। इससे पहले आप जानते हैं कि सेक्शन 16(2)AA एक नया सेक्शन डाला गया था जिसके अंदर 2B को अब कंपलसरी कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है, जिसमें अब आप 2B से ही आईटीसी अपनी ले पाएंगे। और उसी के साथ साथ सेक्शन 38 को भी एक डाला गया है 2B को और मजबूत बनाने के लिए। तो यहाँ पर एक आ गया है कि अगर आपकी 2B में जो दी गई है आईटीसी वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है तो भी आप उसको क्लेम कर पाएंगे। सबसेक्शन 4 के अंदर भी कुछ वर्ड्स हैं। ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द, अगर इसको हम हटा दें यहाँ से, ये देखिए, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, द वर्ड्स 30th डे ऑफ नवंबर शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। तो जो पहले हम प्रीवियस ईयर में जैसे हम लोग आईटीसी अवेलेबिलिटी की बात करते थे कि आपने छूटी हुई आईटीसी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कहाँ तक आप क्लेम कर सकते हैं, तो उसको अब बढ़ा करके 30 सितंबर से बढ़ा करके 30th डे ऑफ नवंबर कर दिया गया है। ये तो काफ़ी अच्छा मूव है, ये बात अच्छी लगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इसे अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22 चल रहा है तो 1/4/2021 से 31/3/2022 आपका जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा। इससे पहले अमेंडमेंट से पहले आप 30 सितंबर 2022 तक ही आईटीसी क्लेम कर सकते थे, मगर अब चूंकि ये अमेंडमेंट आ गया है अब आप 30 नवंबर 2022 तक आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। अगर आपने कोई आईटीसी छोड़ दी है, आप नहीं क्लेम कर पाए हैं तो। यहाँ पर एक सेक्शन है, सेक्शन 29, ये आपकी बात करता है, ये कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करता है। मैं आपको बताऊं, ये जो बात उन्होंने यहाँ लिखी, सबसे पहले था जो पुराना लॉ था कि आप 3 महीने की कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड की रिटर्न नहीं डालेंगे, 3 महीने के आप 3B नहीं डालेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सेक्टर ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर सकता है। इसको यहाँ पर उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया है, ये भी कह रहे हैं द रिटर्न फॉर अ फाइनेंशियल ईयर बियॉन्ड 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द सेड रिटर्न। अब इसका क्या वर्डिंग्स है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया। क्या ये GSTR 4 की बात करते हैं, क्या ये GSTR 9 की बात करते हैं? कुछ साफ साफ लिख देते तो कुछ समझ में भी आती बात। तो मैं इस पर थोड़ा सा विचार करके आपको बताऊंगा। मुझे तो ये क्लियर नहीं हो रहा कि ये ऐसा क्या है, इन्होंने क्या करना है। सेक्शन 34 के अंदर जो अमेंडमेंट है उसमें भी सितंबर की जगह पर 30 डे ऑफ नवंबर डाल दिया गया है। सेक्शन 34 कहता है कि क्रेडिट नोट और डेबिट नोट्स अगर आपको जो मिले हुए हैं आप उनको कब तक क्लेम कर पाएंगे। जैसे सिमिलरली हम आईटीसी की बात करते थे तो उसी लाइन पर अब आप 30 नवंबर तक उसको आप क्लेम कर सकेंगे। यहाँ पर देखिए, सेक्शन 37 होता है फर्निशिंग ऑफ रिटर्न के लिए, और फर्निशिंग ऑफ रिटर्न जो है वो आपकी सबसेक्शन 1 के अंदर एक चीज़ डाली गई है, शैल फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली के बाद जो डाला गया है सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस, उसमें शायद कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आएगा, हम एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पर भी एक बात कही गई है, सेक्शन 37 के अंदर जो एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट डाला गया है
वो यहाँ पर सबसेक्शन 4 में आपको दिखता है। यहाँ कहते हैं रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। मतलब आप GSTR 1 अपना नहीं डाल पाएंगे अंडर सबसेक्शन 1 फॉर अ टैक्स पीरियड द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस टैक्स पीरियड्स हैज़ नॉट बीन फर्निश्ड बाय हिम। कहने का मतलब आपको GSTR 1 मान लीजिए डालना है जनवरी का, और अगर आपने दिसंबर का GSTR 1 नहीं डाला है तो आप ये वाला भी फाइल नहीं कर पाएंगे, जनवरी वाला भी आप फाइल नहीं कर पाएंगे अगर आपने दिसंबर फाइल नहीं किया है। चलिए, यहाँ पर ये कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को या क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को वो तब भी अलाउ कर देगी कि भाई आपने पुराना GSTR 1 दाखिल नहीं किया है, आप फिर भी नया वाला GSTR अगली पीरियड वाला आप GSTR 1 दाखिल कर लीजिए। इसका मतलब ये है कि अब GSTR 1 अगर आप एक महीने का दाखिल नहीं करते तो नेक्स्ट महीने का भी आप दाखिल नहीं कर पाओगे, वो खुलेगा नहीं टैब। सेक्शन 38 एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है यहाँ पर, और ये पूरे सेक्शन को देख लीजिए आप सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, मतलब कि नया सेक्शन ही डाल दिया गया है, पूरा पूरा हटा पुराना वाला हटा करके। सेक्शन 38 कहता है कि आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज एंड इनपुट टैक्स एडिट। जो बात कही गई थी सेक्शन 16(2)(a) के अंदर कि भाई हम उसको कम्युनिकेट कराएंगे, जो आउटवर्ड सप्लाईज हमारी है उसको हम रेसिपिएंट को कम्युनिकेट कराएंगे। तो यहाँ पर वही बात करता है कि कम्युनिकेशन का क्या मेथड रहेगा। कहता है द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन एंड सच अदर सप्लाईज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एन ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ इनपुट टैक्स एडिट शैल बी मेड अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिकली। वही बात कहता है कि सेक्शन 2 भी आपको अवेलेबल किया जाएगा जब हम टाइम से GSTR 1 दाखिल कर लेंगे, तो उसकी जो इनवॉइसेस होंगी वो 2B के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी इन सच फॉर्म एंड मैनर और कंडीशंस के साथ। अगली बात कहता है कि दिख तो जाएगी, मगर इसके अंदर क्या क्या होगा ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट के अंदर, ऐसी डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज होगी जो कि आपको बताएगी कि कौन सी आपकी ITC अवेलेबल है। 2B के अंदर ITC अवेलेबल कौन कौन सी इनवॉइसेस की होगी वो बताया जाएगा। ऐसी भी डिटेल्स आपको बताई जाएगी कि कौन कौन सी ITC आपको अवेलेबल नहीं है। सच क्रेडिट शैल नॉट बी कैन नॉट बी अवेल्ड, मतलब कि वही है कि ऐसी कौन सी इनवॉइसेस जिसका आप ITC चाहे पूरा चाहे आधा चाहे कोई भी टुकड़ा आप उसका अवेल नहीं कर सकते। और एक कौन कौन डालेगा, ये भी बात यहाँ पर कही गई है। कौन डालेगा, रजिस्टर्ड पर्सन विद इन सच पीरियड ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब ऐसा कोई रजिस्टर्ड पर्सन जिसने रजिस्ट्रेशन लिया है और ये कह दिया जाए कि भाई आप पहले महीने में जो आप सप्लाईज देंगे उसका आप ITC किसी को नहीं दे पाएंगे, तो ये वो वाली बात आ जाती है। रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज़ डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ टैक्स, कोई टैक्स नहीं पेमेंट कर रहा है या फिर किसी सच पीरियड में उसने टैक्स नहीं पे किया है, तो उसकी जो आउटवर्ड सप्लाई होगी उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी को नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर ये बात कही गई है। आगे देखते हैं, पॉइंट नंबर 3 में आता है ऐसे एक व्यक्ति का, ऐसे एक रजिस्टर्ड पर्सन की आउटवर्ड सप्लाईज का आपको इनपुट नहीं मिलेगा जिसने कि आउटपुट टैक्स ज़्यादा पेएबल दिखाया है। यहाँ बात बहुत समझने वाली बात है कि पेएबल और पेड में जो फ़र्क आता है, पेएबल का मतलब कि आपका ये हो गया GSTR 1 और पेड का मतलब आपका हो गया GSTR 3B। तो अगर आपकी पेएबल था मान लीजिए 100 रुपीज़ और आप पेमेंट कर रहे हैं 70 रुपीज़ का, तो ऐसे भी व्यक्ति का जो आउटवर्ड सप्लाई होगी उसकी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। यहाँ पर कहता है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने कि ज़्यादा ITC क्लेम कर रखी है तो उसका भी हम आपको क्रेडिट नहीं देंगे, ऐसी उसकी आउटवर्ड सप्लाई का क्रेडिट नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल GSTR 2B में उसका क्रेडिट दिखता है 100 रुपीज़ और व्यक्ति ने 3B में 120 रुपीज़ ले रखा है, तो भी ऐसे किसी व्यक्ति की जो आउटपुट सप्लाई होगी चाहे वो एक्स्ट्रा ITC क्लेम करता हो, आपको उसकी इनपुट नहीं मिलेगा। किसी ने अगर टैक्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने में, टैक्स लायबिलिटी को पे करने में डिफ़ॉल्ट कर दिया तो उसकी भी आपको ITC नहीं मिलेगी। सेक्शन 41 को भी टोटली अब चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर कह रहे हैं कि नया सेक्शन हम डाल रहे हैं, पुराना सेक्शन को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। 41 का सब सेक्शन 1 कहता है कि रजिस्टर्ड व्यक्ति जो भी होगा वो ऐसी किसी कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस के द्वारा अपनी रिटर्न के अंदर जो अवेलेबल है क्रेडिट को वो उसको ले पाएगा। कैसे लेगा, सेल्फ असेस तरीके से लेना है आपको।
और जब वो ऐसा कर लेगा तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो आईटीसी आपको क्रेडिट होकर के दिख जाएगी वहाँ पर। सबसेक्शन 2 कहता है कि आपने जो ऊपर वाला क्रेडिट ले रखा है, अगर आपने सप्लाईज नहीं दिखाई हुई है गुड्स के सर्विसेज की मतलब क्या आपने टैक्स पेमेंट नहीं किया है उसका, तो जो आईटीसी आपने ली है उसको रिवर्स कर दिया जाएगा। और ये जो सेक्शन है 41 आपका, ये प्रोविजनल आईटीसी की बात करता है। सेक्शन 42, 43, 43A को भारत सरकार कहती है कि फिलहाल इसको हम हटा रहे हैं। अगला जो अमेंडमेंट है, इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है, जो सेक्शन 49 के अंदर है, इसका जो सबसेक्शन 10 है उसको भी अब सब्सटीट्यूट कर दिया गया है, दूसरा सबसेक्शन डाल दिया गया है। ये कहता है कि अ रजिस्टर्ड पर्सन में ऑन द कॉमन पोर्टल ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, क्या क्या वो कर सकता है। सबसे पहला वो काम करेगा ट्रांसफर, क्या चीज़, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड फी और एनी अदर अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर द एक्ट टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर इंटीग्रेटेड सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स और सेस। मतलब आप इन सब अमाउंट्स के अंदर दिखने वाला अमाउंट जो है, जो आपके कैश लेजर के अंदर पड़ा हुआ है, उसको आप इन टैक्स के लेजर में भेज सकते हो। और दूसरी पॉइंट यहाँ पर कही गई, या फिर इंटीग्रेटेड टैक्स और सेंट्रल टैक्स ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 4 और एज द केस में भी सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 25। कहने का मतलब है कि क्योंकि पैन कॉमन है तो आप स्टेट 1 और स्टेट 2 में अगर आपने कॉमन रजिस्ट्रेशंस ले रखे हैं सेम पैन के ऊपर, तो आप आईजीएसटी या फिर सीजीएसटी को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर ये बात ये कह रहा है, इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड सच ट्रांसफर शैल बी डीम्ड टू बी अ रिफंड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर दिस एक्ट। मान लिया जाएगा कि आपने वहाँ से उसका रिफंड ले लिया आपने जब ट्रांसफ़र कर दिया। प्रोविजन भी डाला गया है इसके अंदर, प्रोवाइडेड दैट नो सच ट्रांसफर अंडर क्लॉज बी शैल बी अलाउड इफ द रजिस्टर्ड पर्सन हैज एनी अनपेड लाइबिलिटी इन द इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। अगर आपकी कोई लाइबिलिटी खड़ी है पुरानी तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। इस क्लॉज का मतलब यह है कि अगर आपके सेम पैन के ऊपर डिफरेंट स्टेट्स के अंदर रजिस्ट्रेशंस हैं तो आप चाहो तो इंटीग्रेटेड टैक्स आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। जो आपके जो कैश लेजर के अंदर पड़ा होगा आईजीएसटी का जो बैलेंस, वो आप स्टेट 1 से स्टेट 2 के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हो। ट्रांसफ़र करने की कंडीशन यही है कि आपकी कोई पेंडिंग लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए, और जब आप ट्रांसफ़र कर लोगे तो ये माना जाएगा कि आप उस स्टेट से उतने आईजीएसटी का रिफंड ले चुके। सब सेक्शन 11 के बाद उन्होंने नया कहा कि नया सब सेक्शन डाल दिया जा रहा है। सब सेक्शन 12 है, इसको हम जिक्र नहीं करते। सेक्शन 50 ये अमेंडमेंट है। यहाँ पर कह रहे हैं कि आईटीसी अगर आपने विद द इनपुट टैक्स हैज बीन रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल पे टैक्स ऑन द इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 24%। तो 24% का टैक्स का रेट, 24% का इंटरेस्ट का रेट यहाँ पर अब स्पेसिफाई कर दिया गया है कि 24% से ऊपर का ब्याज हम आपसे नहीं वसूलेंगे अगर आपने आईटीसी गलत क्लेम कर ली है तो ये कुछ मेजर अमेंडमेंट्स थे जो जीएसटी एक्ट के अंदर हुए हैं। बाकी टाइम टू टाइम हम आपको नोटिफिकेशन जो आते हैं उसको हम एक्सप्लेन करते ही रहते हैं। तो ये एक मेरा छोटा सा डिस्कशन था बजट 2022 में जो जीएसटी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हुए हैं उसके ऊपर। कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं कि आपका वीडियो कैसा लगा और आपको क्या सवाल है, क्या आपकी क्वेरीज है, वो आपको ऑलवेज वेलकम है। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।